आगाज करते हैं। देखिए, 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक काम ये करेंगे, आज की क्लास का हमारा एजेंडा ये है कि हम अगले 1 से डेढ़ घंटा साथ हैं, ठीक है? और इसमें हम एक काम बड़ा अच्छा ये कर लेते हैं, उसमें एक चीज़ हम ये कर लेते हैं कि हमारे कुछ एजेंडाज़ हैं। सबसे पहला एजेंडा ये है कि जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आया था, जो पास्ट पेपर है हमारे पास, जो लास्ट अटेम्प्ट का है, उसको हमने डिस्कस करना है और उसको डिस्कस करके हमने इंशाल्लाह आज अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 नंबर भी आए, 10 मार्क्स भी आए, 12 मार्क्स भी आए, 100 नंबर का अटेम्प्ट किया है, वो सारे के सारे मार्क्स ही सही है बच्चों, ठीक है? ये 9, 10, 12 मार्क्स बिल्कुल ठीक है। बिकॉज़ अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर में जो सबसे टेक्निकल चीज़ थी वो ये थी कि सवाल का कंटेंट कुछ और था, रिक्वायरमेंट कुछ और थी और सवाल के कंटेंट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जिससे कोई दूसरे आइज़ाज़ अप्लाई हो रहे थे। तो सबसे बड़ा जो मसला था यहाँ पे वो थोड़ा-सा लिंकिंग का था, ठीक है? सेकंड जो मुझे मसला समझ आया वो आया थोड़ा-सा सिलेबस की कवरेज का, ठीक है? ये सारे के सारे इश्यूज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब लिंकिंग बहुत सारे एज़ाज़ हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों को नॉर्मली ड्राफ्टिंग का थोड़ा-सा इश्यू होता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं है, तो इनमें से कोई भी स्टेप आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ना एज़ाज़ को लिंक कर सकते हैं, ना आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, ना उसकी लॉजिक को समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ा मसला जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ है पेपर देख के, वो कॉन्सेप्चुअल का है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजी। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स अच्छा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस बात से आप जो बातें आपको समझ आ रही है तो एटलीस्ट यस नो का रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू करता रहूँ बच्चों। ठीक है? यहाँ तक डन है बच्चों? तो अगले 1 डेढ़ घंटा पार्टिसिपेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे 6 महीने बच जाएँगे। बस ज़बरदस्त, ज़बरदस्त बच्चों। अच्छा, स्ट्रैटेजी में मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि स्ट्रैटेजी में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अभी अगले 2 मिनट में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ताकि वो बीच-बीच में बच्चा बार-बार पूछता रहता है तो वो फिर ना पूछे, सही है? सबसे पहली चीज़ स्मार्ट प्लान हमारा मार्च 25 का। दूसरी चीज़ हमारे पास जो न्यू बुक है कैफ 8 ऑडिट की और तीसरी चीज़ हमारे पास जो स्मार्ट होटल है, सही है? और चौथी चीज़ हमारे पास जो है वो है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगले 2 मिनट में बस इन 4 चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम पास्ट पेपर से मूव करेंगे बिकॉज़ बच्चा बार-बार इस चीज़ के ऊपर सवाल करता रहेगा। सबसे पहली चीज़ हम ये देख लें कि हमारे पास स्मार्ट प्लान के हिसाब से सिलेबस हमारा अब स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर, सही है? कल से हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का टारगेट बनाया और उस 3 महीने के टारगेट में हमने इन सारी चीज़ों को कवर करना है, सही है? पूरे कोर्स को हमने इस अगले 3 महीने में कवर करना है ताकि फ़ेब का जो महीना हो तो आपके पास टाइम हो आपके पास कि आप क्या कहते हैं मज़ीद अपना रिवीजन वगैरह कर सकें, ऑडिट के साथ कोई और सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारे पास इन सारे प्रोसेस के अंदर है ना, हमारे पास टेस्ट आ रहे हैं। तो जो-जो टॉपिक्स कवर होते रहेंगे उसके टेस्ट आते रहेंगे और वो टेस्ट आपने परफॉर्म करना है। फिर हमारे पास मिड मॉक आएगा तो उसमें भी आपको टाइम दिया हुआ है। अगर आप देखें तो 15 दिसंबर तक आपने लेक्चर देखने हैं और फिर अगले 5 दिन आपने तैयारी करनी है मिड मॉक की ताकि पुराने इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज़ कर सकें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत से और बड़ा ही सिस्टमैटिकली एक प्लान बना लिया गया है जो कि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, सही है? जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आए हैं ना, उसमें ये आया है कि बच्चा पूछ रहा है कि सर मुझे आप बस एक चीज़ बता दें, मुझे आप प्लीज़ कोई स्ट्रैटेजी बता दें। कोई स्ट्रैटेजी बता दें जिसके तहत मैं पास कर लूँ। बच्चों ये जो स्मार्ट प्लान है ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, सही है? एटलीस्ट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेंगे ना, भूल जाएँ आपके पास कितना बड़ा सिलेबस है ऑडिट का, भूल जाएँ आप ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप इस बेसिस पे लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर देंगे, इन टेस्ट को, इन मिड मॉक्स को अगर आप अच्छे से कंसीडर करेंगे, तो आप यकीन करें जनवरी के एंड में आपके पास और कोई इतना मुश्किल नहीं है। 10 दिन के अंदर यार आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का लेक्चर देखना है, ऑडिट पढ़ चुके हो यार आप, सही है? फिर अगले 1 हफ्ते में मतलब 7 से 8 दिन में आपने 3 आइज़ाज़ देखना है, आइज़ा 550, 505, 210 और फिर आपने टेस्ट देना है 15 से 17 नवंबर तक, ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे बच्चों, तो आपके पास जो स्ट्रैटेजी वाली चीज़ है ना, वो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ स्मार्ट प्लान के थ्रू। अच्छा, सेकंड चीज़, सर इसके अंदर हमारे पास मज़ीद क्या होगा? ये जो मैं बार-बार आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ, ये जो टेस्ट की डेट्स आ रही हैं, मॉक्स की डेट्स आ रही हैं, तो कैफ 8 के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, वो तो सारे हमारे पास हुए हुए हैं। उसके बियॉन्ड हम क्या करने जाएँगे? उसके बियॉन्ड हम क्या करने जाएँगे? तो बच्चों उसके बियॉन्ड जो है ना, हमारे पास ये एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन्स की बुकलेट है। ये दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ और सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स जो है ना, उसके सवाल आते हैं यहाँ पे। और ये कम से कम ये आपको लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, तो ये है तो क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो इसकी 1 रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, तो एक सवाल के अंदर हमारे पास 6 रिक्वायरमेंट है। तो ऑन एवरेज हमारे पास जो ये सवाल बन रहे हैं, ये अराउंड 150 से 200 एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? और इसके अंदर फाइनल के सवाल भी है। फाइनल के सवाल क्यों करवाता हूँ मैं और दूसरे प्रोफेशनल बॉडी के फाइनल के सवाल क्यों कराता हूँ? इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे ही हम पिछले पैटर्न का पेपर डिस्कस करेंगे, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने ये सारे सवाल क्यों करने हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ठीक है?
तो इस बैच के अंदर ये चीजें जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म होते रहेंगे मेरे भाई, ये पीडीएफ भी अवेलेबल है, इनके ऊपर सारे आंसर्स भी अवेलेबल है और इनके ऊपर सारे के सारे हमारे पास क्या कहते हैं लेक्चर्स भी अपलोडेड है, मेरे आंसर्स भी अवेलेबल है। लेकिन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। पोर्टल पे कब अवेलेबल होगा? जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? डन हो गया? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी ये वाला प्लान फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आपने अपने 2 महीने जाया कर दिए। तो आप और रेगुलर का बच्चा बराबर नहीं है, सही है? तो आपके लिए अलग से स्मार्ट प्लान बनाया हुआ है जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और जिसने अभी ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करा है। तभी मैं चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों को मैं डिस्कस कर लूं आपके साथ। डन हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, जिसने पहले से ही क्या कहते हैं ऑडिट 1-2 महीने पहले से उठाया हुआ तो उसके लिए अलग स्मार्ट प्लान है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपसे बात कर लूं तो वो है बुक के ऊपर। ठीक है? अच्छा, अब हुआ ये कि आप सबको पता है कि हमने स्मार्ट लेक्चर्स अनाउंस किए थे और स्मार्ट लेक्चर हमने इंट्रोड्यूस किए। अब जो हमारी किताब थी उस किताब के अंदर भी हम चीजों को स्मार्ट लेक्चर्स के थ्रू लेके आ रहे हैं, सही है? स्मार्ट हैंडआउट्स लेके आ रहे हैं। तो हम अपनी पूरी बुक को रिविजिट कर रहे हैं और इसके अंदर स्मार्ट हैंडआउट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो चीजें होंगी ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, तो आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर अगर आप स्मार्ट हैंडआउट्स पोर्टल पे देखेंगे तो 20-25 पेज के आ रहे होंगे, सही? और किताब भी इसमें लगा रही होगी। अब हमने क्या करा है कि उसको हम 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट लेके आ रहे हैं ताकि बच्चा पेपर से पहले स्मार्ट, तो आपके पास किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपके पास बुक होगी उसके ऊपर ये डिटेल्ड हैंडआउट्स भी अवेलेबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फ्रॉड की, तो फ्रॉड के ऊपर हमारे पास जो कि एक बड़ा टॉपिक है, तो फ्रॉड के ऊपर ये हमारे पास डिटेल नोट्स है, ये सारे के सारे हमारे पास डिटेल नोट्स है। फिर इसी आइजा 240 के बाद आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपके पास होगी, आपके पास स्मार्ट हैंडआउट, सही है? तो यही आइजा 240 फ्रॉड जो है इसके ऊपर आपके पास स्मार्ट हैंडआउट जो हमने क्लास में पढ़ा होगा उसकी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स मिल जाएगी। तो अब जो बच्चे का सवाल होता है कि सर किताब से पढ़ें, आपके डिटेल नोट से पढ़ें कि स्मार्ट हैंडआउट से पढ़ें, भाई ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, अब आपने कहां से पढ़ना है भाई? अब आपने सिर्फ न्यू बुक से पढ़ना है। इस न्यू बुक के अंदर डिटेल्ड नोट्स भी हैं, इस न्यू बुक के अंदर समरीज भी हैं और इस न्यू बुक के अंदर जितने भी स्मार्ट हैंडआउट है उसको हम 1 पेजर पे लेकर आ गए। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? और ये बुक इंशाल्लाह इस वीकेंड तक, जो नेक्स्ट वीकेंड हमारा आ रहा है, यहां तक मिल जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये चीजें ऑलरेडी आपको जो है, जो किताब है, जो कंटेंट है वो ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, सही है? हार्ड फॉर्म में इंशाल्लाह। अगर आप लास्ट बुक से भी पढ़ेंगे अहमद कोई मसला नहीं है। ये जो स्मार्ट हैंडआउट्स हैं ये आप अलग से ले लीजिएगा या मैं अलग से आपको दे दूंगा। ठीक हो गया मेरे बच्चों? क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये ओवरऑल चीजें कुछ थी यार, ये बच्चों इंपॉर्टेंट थी। इसको थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बाइबल है ना, वो इस वक्त आपके पास है, आपका स्मार्ट प्लान। ठीक है? इस स्मार्ट प्लान को जो बच्चा अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया है या जो बच्चा अब ऑडिट स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को अगले 3 महीने इस टाइम पीरियड पे अपने आप को कर ले। अच्छा, हमारे पास स्मार्ट प्लान की एक एक्सेल की फाइल भी है और उसके अंदर वेटेज भी आ रही है और आवर्स भी आ रही है। तो मैं एक और काम ये करूंगा कि इन सारे लेक्चर्स के आगे आवर्स भी लिख दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि एक हफ्ते के अंदर आपने 5 घंटे या 6 घंटे का लेक्चर देख लिया। डन हो गया भाई? यहाँ पे बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब हम आगाज करते हैं लास्ट अटेम्प्ट के पेपर का, लेकिन उससे पहले मैं जो आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा वो ये डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको क्या इशू आया, मतलब क्या रीजन लग रहा है आपको, क्या आप फेल हुए? ईमान देखिए, एक तो वो होगा कि पेपर के दौरान 3 घंटे में कुछ ब्लंडर्स या कुछ लैप्स हो गए होंगे, सही है? ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ओवरऑल 6 मंथ हमसे क्या मसला था? देखिए सब वही वाला बात कि जी हमने रट लिया था और प्रैक्टिस हमने नहीं करी थी। जब प्रैक्टिस हमने करी नहीं तो बस फिर पेपर में जाकर हमने प्रैक्टिस करी। ड्राफ्टिंग हमारी सही नहीं थी, रिक्वायरमेंट को हम पिक नहीं कर सके। रिक्वायरमेंट को क्यों पिक नहीं कर सके? बिकॉज हमने कभी कोई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह या कैफ के बियॉन्ड हमने कोई चीजें देखी नहीं। और इसके अलावा बच्चों, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आप लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सही है? मैं आपके साथ करता ही हूं। उसके अलावा और कोई रीजन है मुझे बता दें, ताकि सारी चीजों का हम इवैल्यूएशन पिक नहीं कर पा रहे थे, जबरदस्त इवैल्यूएशन पिक नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा बच्चों, हम सर आईके को समझा ही नहीं पाए, हम अपना जवाब ही नहीं समझा पाए। आगाज करते हैं अपने पहले सवाल से जो हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट में आया था, सही है? अगर हम इसको देखें, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ऑडिट ऑफ कैंडी क्राफ्ट्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2000, अनलिस्टेड कंपनी। देखिए, हमेशा सबसे पहली चीज हमें ये करनी होती है कि हमने सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ी। डिस्कस द इम्पैक्ट, सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, आल्सो डिस्कस द रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। इसका मतलब ये होगा कि सवाल में 2 रिक्वायरमेंट है, सही है? वो कह रहा है कि सिर्फ कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि आपने डिस्कस भी करना है कि आपने ये मटेरियल जो पार्ट 1 में कैलकुलेट करी है वो क्यों कैलकुलेट करी है। तो पहला सवाल हमारे पास आया मटेरियलिटी से। अच्छा,
यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर। इसका मतलब जब मटीरियलिटी से आया है तो हमारे पास जो बाइबल बनती है ना बच्चों, ये हमारे पास इसकी बाइबल बन जाती है मटीरियलिटी की। ये हमारे पास मटीरियलिटी की बाइबल है, इसको भी सामने रखते हैं। हमारे पास स्मार्ट हैंड आउट था और इसको भी देखते हैं। हमारे पास सवाल में अगर हम देखें तो ये लिस्टेड कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास सवाल में लिखा हुआ था लिस्टेड कंपनी है। For the year ending 30 September 2024, the audit team assigned in August 2024 gathered the following financial data with the 2022 figure estimated based on the quarterly FS prepared by the CCL. सबसे पहली चीज आप जो सवाल में उसने ट्रिकी पार्ट किया ना वो ये कह रहा कि उसने आपको कहा कि जी आप अगस्त में है, ईयर एंड जो है वो सितंबर में है, लेकिन उसने कहा कि जो 2024 की फिगर है ये सितंबर के बेसिस पे एस्टिमेट की जा चुकी है। तो इसका मतलब है उसको आपने इन नंबर्स को आपने जो पीएनएल के नंबर्स होते हैं, पीएनएल के नंबर्स को आपने डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना था। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? ये जो नंबर है ये आपने इसने आपको पूरे साल का नंबर दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो मैं कहूं यार रेवेन्यू ओवर द ईयर इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, नेट एसेट्स भी मेरे पास इंक्रीज कर रहा है, और अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखूं तो डेट मेरे पास 9 है, इक्विटी 91 है। तो इसका मतलब है असल कौन है जिसने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है? असल कौन है प्यारे बच्चों? स्मार्ट हैंडआउट को भी रेफर करना है। असल कौन बंदा है? लिस्टेड एंटिटी है। ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर फाइनेंस क्या है? जीरो। ये सारे एलिमेंट्स ऑफ द एफएस होते हैं। तो यूजर की अटेंशन किसके ऊपर होगी प्यारे बच्चों? यूजर की अटेंशन किसके ऊपर होगी? सर यूजर की अटेंशन जो होगी ना वो आपके पास होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। तो ये तीन फैक्टर्स आपने लिखने थे अपने आंसर में कि जी लिस्टेड एंटिटी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 9:91 है, तो उसके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सटर्नल बोरोइंग है, बैंक जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है, सीसीएल ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट करा है इस साल में और पिछले साल में। सही है? ये सारी की सारी बातें पीआईए के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन पीआईए प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करता है। ठीक है? तो सीसीएल ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट करा हुआ है और आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 2024 की फिगर ऑलरेडी एस्टिमेटेड है 12 महीने के ऊपर। सही है? तो दिस सजेस्ट दैट इन फैक्टर्स की वजह से जो मेन यूजर ऑफ द एफएस है वो शेयर होल्डर है। और वो क्यों शेयर होल्डर है? उसका इकोनॉमिक डिसीजन क्या है? क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेगा डिविडेंड के लिए। उसका फोकस प्रॉफिट पे इसलिए होगा ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि उसको कितना डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। और फिर 5% अप्लाई करके आपने मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी थी। बच्चों ने नॉर्मली क्या गलती करी होती है? बच्चों ने अपने आंसर्स में सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कवर किया होता है, 5% मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास पीबीटी का नंबर है। सही है? वो जो हमारे पास उसको कह रहा है कि डिटरमाइन करें कि क्यों ये मटेरियलिटी है, नॉर्मली इस चीज को बच्चा थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। क्या तक बात समझ आ रही है? अच्छा, पार्ट ए कंपैरेटिवली आसान था, पार्ट बी की अगर मैं आपसे बात करूं तो पार्ट बी में अगर देखें वो कहता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द मटेरियलिटी कैलकुलेटेड इन ए अबव ऑन 25 सितंबर 2024। सही है? ईयर एंड से 5 दिन पहले a fire incident occurred at CCL resulting in the damage of some of the plant machinery inventory. This led to the impairment of the damaged plant and machinery and the write down of the damaged inventory, its NRV, at year end. After incorporating these adjustments, the estimated figure have actualized and they now stand at revenue 9,000 पे है, रेवेन्यू 10,000 से 9,000 पे आ गया एक्चुअलाइज फिगर पे। सही है भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 मिलियन पे आ गया और नेट एसेट आपका 7,700 मिलियन पे है। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएं, आपने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी थी, 111। अगर मैं 50 का 5% लूं तो मेरे पास कितनी मटेरियलिटी बनती है? 2.5 मिलियन। ऐसा ही है? सिर्फ इतना बताओ बनती कितनी है बच्चों? कितनी बनती है? 2.5 मिलियन की अगर मैं मटेरियलिटी यूज करूंगा तो इससे होगा क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, अगर मैं 2.5 मिलियन की मटेरियलिटी पे ऑडिट करूंगा तो होगा क्या? सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों? नहीं, एरर्स बहुत सारे नहीं हो जाएंगे, मेरे सैंपल साइज बहुत इंक्रीज हो जाएंगे ना, अननेसेसरी प्रोसीजर होंगे ना। हर वो चीज जिस पे रिस्क नहीं भी होगा मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। ऐसा ही है ना बच्चों? अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकंड चीज मुझे बताएं, अगर कंपनी का प्रॉफिट 50 हो गया है, प्यारे बच्चों, तो क्या ये 50 नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट है? क्या ये 50 नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट है? 1905, 1980, 2235 और फिर 50, क्या ये 50 नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट है बच्चों? नहीं सर, ये 50 नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट नहीं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप 50 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लें और इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जितनी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज इस साल हुई हैं, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करी है, ये इसकी अमाउंट कितनी है ये मुझे आईकैप ने नहीं बताई है।
ये मुझे आईकैप ने नहीं बताई, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बेंचमार्क तो मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो दूसरा बेंचमार्क में कौन सा यूज कर सकता हूं बच्चों? दूसरा बेंचमार्क में कौन सा यूज कर सकता हूं, जल्दी बताएं। रेवेन्यू। रेवेन्यू मेरे पास कितना खड़ा है? 9,000 पे। और रेवेन्यू पे नॉर्मली हम 1% तक लेते हैं। अगर मैं रेवेन्यू पे 1% लूं तो मेरी मटेरियलिटी कितनी बन जाती है? बच्चों सुनिएगा, ये कहां गलती हुई है आपसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। गलती हुई कहां से आपसे, मुझे बताइएगा। अगर मैं 9,000 मिलियन का 1% लेता हूं तो मेरी मटेरियलिटी कितनी आती है? बच्चों मेरी मटेरियलिटी आती है 90 मिलियन, सही है। वो कह रहा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द मटेरियलिटी कैलकुलेटेड इन ए अबव। तो आप ये कहेंगे कि भाई जो मैंने मटेरियलिटी ए में कैलकुलेट करी थी, अगर उसी बेंचमार्क को मैं लेके चलूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो मेरी मटेरियलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरे सैंपल साइज अननेसेसरी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे कोई और बेंचमार्क देखना पड़ेगा, लेट से रेवेन्यू। अगर मैं रेवेन्यू को देखता हूं और रेवेन्यू के 9,000 मिलियन को 1% से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी मटेरियलिटी आती है 90 मिलियन। लेकिन मसला यह है कि इनिशियली जो मैंने मटेरियलिटी निकाली थी बच्चों, वो कितनी निकाली थी? मेरी मटेरियलिटी क्या हो गई है? मेरी मटेरियलिटी 111 से कितने पे आ गई है? जल्दी से बता दें, मेरी 111 से मटेरियलिटी कितने पे आ गई है? अच्छा, ये जो आपने मटेरियलिटी निकाली है बच्चों, इसको ये क्या कहलाती है? आप तो मटेरियलिटी डिटरमाइन कर चुके थे, तो ये जो मटेरियलिटी आपने डिटरमाइन करी है, इसकी ये क्या कहलाती है बच्चों? क्या यहां तक बात समझ आती है? नहीं 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 नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया? ये जो मटेरियलिटी आपने डिटरमाइन करी है क्या कहलाती है? ये रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी तो आप ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके थे बच्चों, ये तो रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी कहलाती है। मटेरियलिटी तो आप ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके थे। इसको देखें थोड़ा सा, आपने मटेरियलिटी ऑलरेडी डिटरमाइन कर ली, सही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस पे मटेरियलिटी डिटरमाइन कर ली। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो फिर कॉन्सेप्ट आया रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी का। इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कोई इंफॉर्मेशन मिली है आपको? यस, आग लग गई है। ड्यूरिंग द ऑडिट, हाँ ड्यूरिंग द ऑडिट ही मिली है। दैट वुड हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू हैव डिटरमाइंड अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली आपने डिटरमाइन करी थी 111 मिलियन के हिसाब से। क्यों? सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, कोई न्यू इंफॉर्मेशन आ गई, चेंज इन दी ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड आपने लिखना था कि भाई इन द अबव सिनेरियो देयर इज अ रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। और जो मटेरियलिटी रिवाइज हुई है प्यारे बच्चों, वो 111 मिलियन से होते होते कहां पे आ गई है? जल्दी से बता दें, 111 मिलियन से होते होते कहां पे आ गई है? सर 90 मिलियन पे आ गई है। तो फिर वो कहता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन मटेरियलिटी इफ लोअर मटेरियलिटी एज कंपेयर टू इनिशियली डिटरमाइंड। व्हाट वाज इनिशियली डिटरमाइंड? 111 मिलियन। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड वेदर द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसेस रिमेन्स एप्रोप्रिएट। जब आपने 111 मिलियन की मटेरियलिटी निकाली थी तो शायद आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेट से 100 मिलियन की निकाली थी। अब जब आपकी रिवाइज मटेरियलिटी 90 मिलियन पे आ गई है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितने की होनी चाहिए? 75 की होनी चाहिए, 80 की होनी चाहिए। आपने तो ऑडिट अपना 100 की मटेरियल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे स्टार्ट कर दिया था प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आ रहा है? तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको परफॉर्मेंस मटेरियल रिवाइज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अब सवाल में अगर आप देखें मेरे बच्चों, अगर सवाल में अगर आप देखो, इस पार्ट बी में जो 6 नंबर का सवाल है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो रिवीजन का हो रहा है। उस रिवीजन की वजह से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोग बच्चों ये कॉन्सेप्ट मिस कर आ गए। सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी थी ना, आपको एक्सप्लेन करना था बच्चों। के यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब इस चीज के ऊपर एग्जामिनर ने आज तक कभी कोई सवाल नहीं पूछा, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी के ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यार हमने ये जो एडिशनल प्रैक्टिस करनी है और ये जो फाइनल के सवाल करने हैं, इसका रीजन प्यारे बच्चों ये होता है कि अगर मैं आपको ये बताऊं, ये हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट की वॉल्यूम 2 की बुक है, और अगर ये वॉल्यूम 2 की बुक देखें तो इसमें हमारे पास एक सवाल है। सवाल की सेम रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द मटेरियल फॉर द एफर्ट्स एज अ होल एंड आल्सो डिस्कस द बेसिस स्लैश बेंचमार्क अडॉप्टेड बाय यू इन दिस रिगार्ड। 10 नंबर का फाइनल में सवाल आया था। और अगर आप देखें तो सवाल में ये चीज लिखी है, द रिजल्ट फॉर द करंट ईयर इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग आइटम। ड्यूरिंग द ईयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी वाज शिफ्टेड टू अ न्यू प्रीमिसेस एंड ओल्ड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 1.2 बिलियन। Administrative expense include the loss of raw material amounting to 210 million which was destroyed due to fire. Raw material was not insured. तो ये 210 मिलियन का लॉस जो है ये ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में छुपा हुआ है। ये 210 मिलियन का जो लॉस है ये ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में छुपा हुआ है, सही है। तो ये सवाल जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो आईकैप एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये नॉर्मली फाइनल के सवाल ही पूछ रहा होता है। कि यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब मुझे बताएं इस सवाल में बच्चों आप लोगों से क्या क्या गलतियां हुई है। सिर्फ कैलकुलेट कर दी 6 नंबर के बरक, सिर्फ कैलकुलेट कर दी कि भाई ये रेवेन्यू 9,000 है,
इसका 1% लो और 90 मिलियन करो। सोचा ही नहीं कि खुद ही पार्ट ए में इनिशियली डिटरमाइंड मटेरियलिटी 111 मिलियन है, और जब 111 से 90 मिलियन पे आ रहे हो तो मटेरियलिटी रिवाइज हो रही है, और मटेरियलिटी से रिवाइज नहीं हो रही बल्कि मटेरियलिटी डाउन हो रही है, तो इसमें रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। ये मसला होता है हमारे पास कि अगर हम चीजों को सिर्फ रट के जाते हैं ना प्यारे बच्चों, और कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली अगर हम नहीं करते तो यहाँ पे फिर हम मार खा जाते हैं बच्चों कुछ फायदा हो रहा है, समझ आ रहा है क्या गलतियां हो रही है? जबरदस्त जबरदस्त, आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, अगेन एग्जामिनर ने इस सवाल में 6 नंबर में आपके साथ खेला क्या है कि ये जो इसने पैराग्राफ ऐड करा ना, बच्चा इससे कंफ्यूज हो गया। इस सवाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सवाल के अंदर 4 से 5 एजाज एप्लीकेबल हो रहे थे, 4 से 5 एजाज एप्लीकेबल हो रहे थे। यू आर द पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम फॉर मेटल प्राइवेट लिमिटेड, a rapidly growing family owned manufacturing company specialized in industrial machinery। सही है। For the year ended 30 जून 2024, during the year MPL expanded its operation by opening a production facility in a new region with low operational cost. It was expected that MPL would continue to demonstrate a fast-paced growth at the new facility as well. However, this new facility has faced significant challenges, include delays in production, higher than expected cost, and quality control issue. These issues have led to an accumulation of inventory at the new facility. In response, अच्छा ये सवाल अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इस सवाल को अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब मैं सवाल को ये पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं कहता हूँ भाई ये क्या गया, कोई गलती तो नहीं हो गई आईकैप से। In response, MPL has decided to establish a separate internal audit function for this new facility and is conducting interviews for a chief internal auditor and 2 support positions. Manager is under significant pressure to demonstrate the success of the new facility to directors and other stakeholders। 6 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, सही है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं 610 भी अप्लाई हो रहा है शायद, सही है। 6 नंबर का सवाल है, वो करें डिस्कस द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क प्रेजेंट इन द सिनेरियो। डिस्कस द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क प्रेजेंट इन द सिनेरियो। जब मैंने इनहेरेंट रिस्क की करनी है प्यारे बच्चों बात, जब मैंने इनहेरेंट रिस्क करना है तो इसका मतलब ये है कि मैंने सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि मैंने इसको आराम से इनहेरेंट रिस्क को, मैं सवाल को देखूं तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सही है। जो की इंफॉर्मेशन है उसको मैं हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं फैमिली ओन्ड बिजनेस है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, सही है। स्पेशलाइज करती है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, फैमिली ओन्ड, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशलाइज करती है इंडस्ट्रियल मशीनरी की, सही है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक्सपेंड करे अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई, एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई न्यू रीजन में, सही है। इससे एक्सपेक्ट है कि एक फास्ट पेस ग्रोथ होगी न्यू फैसिलिटी में। However, this new facility has faced significant challenges, including delays in production. Production में डिले आया है प्यारे बच्चों, higher than expected cost है, and quality control issue है, सही है। जिसकी वजह से इन्वेंट्री ठीक ठाक जमा हो गई है प्यारे बच्चों न्यू फैसिलिटी तक। यहाँ तक बात समझ आती है? इन रिस्पॉन्स कंपनी ने एक सेपरेट इंटरनल ऑडिट फंक्शन बनाने का सोचा है, बना नहीं है, सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारी बात अगर मैं देखूं तो कंपनी ने बनाने का सोचा है, बनाया नहीं है, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट ने एक नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करी है तो बच्चों इन रिस्पॉन्स एमपीएल, अच्छा मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट, बिकॉज जब नया पैसा लगाया नई जगह पे लगाया तो मैनेजमेंट जो है वो अंडर प्रेशर भी है प्यारे बच्चों। इन सारी चीजों को अगर मैं गौर से देखूं ना, इन सारी चीजों को गौर से देखूं, अब मुझे इसको बाइफिकेट करना है कि ये इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, सही है। बड़ा आसान सवाल है और इसके अंदर एग्जामिनर जो आपके साथ खेला है ना, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास, आप यहाँ पे देखें तो आपसे कह रहा है कि इनहेरेंट रिस्क भी बता दो और कंट्रोल रिस्क भी बता दो, ठीक है। अगर मैं देखूं क्या इन्वेंट्री के ऊपर इनहेरेंट रिस्क है? हाँ जी, क्या इन्वेंट्री के ऊपर इनहेरेंट रिस्क है? सर इन्वेंट्री के ऊपर इनहेरेंट रिस्क है। क्यों है इन्वेंट्री के ऊपर इनहेरेंट रिस्क? सर इसलिए है, रीजन क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज का होता है इन्वेंट्री आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो नहीं बिकेगी, और नहीं बिक रही तभी एक्यूमुलेट भी हो चुकी है, और हायर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट, मतलब 100 रुपए का सोचा था आपने बनाएंगे, आप 200 रुपए की बना रहे हैं, तो कहां से आप उसको 250-300 की बेचेंगे सर, सही है। तो मेरे पास एक रिस्क आ गया इन्वेंट्री का। दूसरी रिस्क प्यारे बच्चों, ये कौन सी कंपनी है? बच्चों ये कौन सी कंपनी है? बच्चों ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसकी बैलेंस शीट में एक और चीज भी आ रही होगी, और वो क्या आ रही होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पूरे सवाल में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के वर्ड का तस्करा नहीं है, पूरे सवाल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के वर्ड के तस्करा नहीं है प्यारे बच्चों। जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है तो उसमें भी किस चीज का रिस्क है? किस चीज का रिस्क है बच्चों, जल्दी से बता दें। उसमें भी इंपेयरमेंट का इनहेरेंट रिस्क है ना, इंपेयरमेंट का इनहेरेंट रिस्क है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा तीसरी चीज मुझे बताएं, तीसरी चीज मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये जो मैनेजमेंट है, ये इंफॉर्मेशन अगर मैं आपके साथ पढ़ूं
It was expected that MPL would continue to demonstrate a fast-paced growth at the new facility as well. सही है, fast-paced growth सही है, ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई है कि इस न्यू फैसिलिटी से फास्ट-पेस्ड ग्रोथ होगी और ये भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर टू डेमोस्ट्रेट द सक्सेस ऑफ द न्यू फैसिलिटी टू डायरेक्टर्स एंड द अदर शेयर होल्डर्स। प्यारे बच्चों, तो एक और इनहेरेंट रिस्क किस चीज का आ जाएगा, जल्दी से बता दें। एक और इनहेरेंट रिस्क किस चीज का आ जाएगा, एक और इनहेरेंट रिस्क आ जाएगा फ्रॉड का। मैनेजमेंट नॉर्मली कहाँ फ्रॉड करेगी, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेवेन्यू वगैरह में फ्रॉड कर सकती है। ये तीन मेरे पास इनहेरेंट रिस्क आ गए बच्चों, सही है, ये तीन मेरे पास। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्वालिटी का इशू है, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री है, हायर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। इंपेयरमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, सही है, डिलेज इन प्रोडक्शन है, हायर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल इशू है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेक्टेड है कि एमपीएल वुड कंटिन्यू डेमोंस्ट्रेट फास्ट पेस ग्रोथ, significant measure to show the success of the new facility stakeholder resulting in a fraud risk on revenue recognition। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है। अब मैं इस सवाल को देखूं तो इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो कह रहा है यार मुझे कंट्रोल रिस्क भी बताओ। मुझे प्यारे बच्चों क्या बताओ, मुझे कंट्रोल रिस्क भी बताओ। अच्छा, जब मैं कंट्रोल की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं क्या क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन है बच्चों। अच्छा बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या होते थे, इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या होता था, जल्दी से बता दो। कंट्रोल एनवायरनमेंट याद आ रहा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस याद आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग याद आ रहा है, कंट्रोल एक्टिविटीज आती थी याद आ रहा है, और फिर हमारे पास एक चीज आती थी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, याद आ रहा है भाई। फिर हमारे पास एक चीज आती थी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। क्या कंट्रोल, अच्छा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कौन करता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन करता है भाई। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन करता है। क्या सवाल में इंटरनल ऑडिट फंक्शन मौजूद है बच्चों, क्या सवाल में इंटरनल ऑडिट फंक्शन मौजूद है। जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन मौजूद ही नहीं है तो क्या इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत ही अहम एलिमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मौजूद है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। जब कंट्रोल की मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है, जब कंट्रोल की मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही, जब कंट्रोल का एक एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, तो बच्चों क्या कंट्रोल रिस्क मौजूद है यहाँ पे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, सही है। तो वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल विच इज नॉट प्रेजेंट। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर, अपॉर्चुनिटी टू कमिट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये मौजूद है। दूसरा, कंपनी फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो एक और बड़ा रिस्क मौजूद है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का। क्या यहां तक बात आपको समझ आती है बच्चों। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास आइजा 240 का स्मार्ट हैंडआउट है। अगर आइजा 240 का स्मार्ट हैंडआउट देखूं तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में अपॉर्चुनिटी में एक वर्ड आ रहा है इनएडिक्वेट ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। क्या दिख रहा है सबको। तो अगर आप इस सवाल को प्रॉपर देखें, इस सवाल को प्यारे बच्चों अगर आप प्रॉपरली देखें और बहुत ही इत्मीनान से देखें तो इसके अंदर, इस सवाल के अंदर हमारे पास आइजा 315 भी था, इस सवाल के अंदर हमारे पास आइजा 240 भी था, इस सवाल के अंदर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल भी था, और इस सवाल में हमारे पास आइजा 610 से इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स को लिंक भी करना था। तो अब पेपर का लेवल बच्चों थोड़ा सही हो गया है, सही है कि अब वो 6 नंबर के सवाल में आपसे 4 आइजाज को टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हम सारे यहाँ पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यू आर द ऑडिटर ऑफ ग्लोरी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, अ लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी। For the year ended 30 June 2024, GCL is known for its various high-quality cosmetic products. During the year, GCL discovered that some of its products had traces of banned substances. However, GCL has not been able to quantify the actual presence of such substances. No complaints have been received by the GCL in this respect. In a bid to remove banned substance from its products, in January 2024, the GCL signed a contract with Organic Material Limited, a company specialized in production of organic raw material for the cosmetic industry. GCL started procuring a new organic raw material for all of its production from OML. The contract specified that OML will deliver the raw material continuously over the next 2 years. According to the terms, OML bills GCL on the 15th of each month for the raw material delivered during the preceding month. GCL is given a credit period of 60 days to settle each invoice. सही है, ठीक है। इस सवाल को अगर आप देखें तो 13 नंबर का सवाल है, और 13 नंबर का जो सवाल है वो सवाल डिपेंड करता है इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बैंड सब्सटेंस एंड द पेमेंट टर्म्स विद द न्यू सप्लायर ऑन द ऑडिट ऑफ जीसीएल, 3 नंबर। और कह रहा है सजेस्ट द रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर फॉर योर इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन का करिए, इवैल्यूएशन या करिए। तो वो 3 नंबर के लिए आपसे कहता है कि ऊपर जो सवाल में मैंने आपको बताया बैंड सब्सटेंस, उसको और पेमेंट टर्म्स को इवैल्यूएट करें, और जो इवैल्यूएशन करिए उसके रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर बताएं। आप सोचे कि किस लेवल पे एग्जामिनर आपके पास जा रहा है, सही है।
तो अगर मैं देखूं, अगर आपकी इन्वेंट्री में बैंड सब्सटेंस है प्यारे बच्चों, अगर आपकी इन्वेंट्री में बैंड सब्सटेंस है तो इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। अगर मेरे इन्वेंट्री में बैंड सब्सटेंस है तो क्या होगा, इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट का मसला आ जाएगा। क्योंकि वो बैंड सब्सटेंस है तो जो अगर कस्टमर वगैरह खा लेगा और मर जाएगा या कुछ हो जाएगा तो क्या लग जाएगी प्यारे बच्चों मेरे ऊपर, डन हो गया प्यारे बच्चों। सही है, लीगल केसेस, जबरदस्त लीगल केसेस हो जाएंगे मेरे ऊपर, बहुत बहुत जबरदस्त। सही है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा मसला यह है कि इस चीज को ठीक करने के लिए मैं एक नए सप्लायर से माल खरीद रहा हूं। जब नए सप्लायर से माल खरीद रहा हूं तो पुराना जो माल है वो तो इम्पेयर्ड हो गया भाई, और पुराना माल जो मार्केट में बेचा हुआ है आपने उसके ऊपर तो लीगल केसेस भी हो सकते हैं, और वो सारा का सारा माल आपको बैंड सब्सटेंस शायद रिकॉल भी करना पड़ जाए। यहाँ पे एक सवाल में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि जी जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स है, जो सामने वाला कस्टमर है वो कंपनी को बिल करेगा 15th ऑफ ईच मंथ फॉर द रॉ मटेरियल डिलीवर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ। सही है। कंपनी का ईयर एंड 30 जून 2024 है, तो जून 2024 की बिलिंग कब होगी प्यारे बच्चों, 2024 की बिलिंग कब आएगी जल्दी से बता दें, 15 जुलाई 2024। बच्चों यहाँ पे किस चीज का रिस्क है, माल मैंने खरीद लिया है, माल मेरे गोडाउन में, इनवॉइस नहीं आई है अभी तक मेरे पास। बच्चों किस चीज का मसला है, जबरदस्त कट ऑफ का मसला है। सही है, कट ऑफ का मसला है। कट ऑफ कौन सी चीज है, ये परचेज है। सही है, परचेज के कट ऑफ का मसला है। सही है। अगर मैं देखूं तो प्रोविजन इवैल्यूएशन में, अगर मैं देखूं तो इवैल्यूएशन में प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी है, प्रोविजन इवैल्यूएशन में इन्वेंट्री है, इवैल्यूएशन में सेल्स रिटर्न है, और इवैल्यूएशन में एक्रूवल्स एंड पेबल्स है। सही है। बिकॉज अगर आप परचेज ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे या एक्रूवल्स ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगी। और सजेस्टेड आंसर इसका इतना आसान है कि अगर आप देखें कि अगर आप बात करें प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी की, तो हमारे पास टेक्निक में जो आइजा 501 के लिटिगेशन एंड क्लेम्स के प्रोसीजर्स थे वो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ स्मार्ट हैंडआउट को भी रेफर कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्मार्ट हैंडआउट है प्यारे बच्चों, ये इसकी कुछ टेक्निक है। इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट का मसला है तो हमारे पास वैल्यूएशन की असर्शन रेलिवेंट है, हम ये लिख सकते हैं। हमारे पास प्रोविजन पर्टेनिंग टू लीगल केसेस है तो हम यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट हैंडआउट कहते हैं, मैनेजमेंट के इन हाउस लीगल काउंसिल इंक्वायरी कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस फाइल रिव्यू कर सकते हैं, कंफर्मेशन सेंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्रोविजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। और परचेज में हमारे पास मसला किस चीज का है बच्चों, और परचेज में हमारे पास मसला किस चीज का है बच्चों, कट ऑफ का मसला है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो इस सवाल के अंदर सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था कि जो 3 नंबर थे ना, ये असल हमारे पास 13 मार्क्स थे, ये 3 मार्क्स थे, यही असल 13 मार्क्स है। जिस बच्चे ने 3 मार्क्स में सही चीजें लिख ली कि यार इसमें ये 3 मसले बड़े हैं और उसके 10 प्रोसीजर को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, उसने बड़ा आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लिया। इस सवाल में नॉर्मली कोई गलती हुई बच्चों आप लोगों से, तो बच्चों थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना है हमने। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कंपैरेटिवली बड़ा आसान था। Yamin is an audit junior in a firm of chartered accountant. He was recently assigned to an audit client, Tech Innovation Limited, a company specializing in software development and technology solution. TL has significant intangible assets, primarily consist of internally developed software and acquired patents. Yamin performed the following audit procedure at the assertion level. Intangible के ऊपर उसने काम करा है। A company specialized in software development and technology solution. सही है। उसने कहा assertion completeness, accuracy and valuation, rights and obligation, existence and presentation disclosure, इन चीज के ऊपर उसने काम करा है। और उसने प्रोसीजर परफॉर्म क्या करा है, उसने कहा कंप्लीटनेस के लिए ट्रेस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट टू द फिगर्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, इंस्पेक्ट द, ये प्रोसीजर सही है, इंस्पेक्ट द सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड पैटर्न्स हेल्ड बाय टीआईएल। क्या मैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस और पैटर्न्स देख के कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकता हूं बच्चों। तो इसकी जो ये उस नौयत का सवाल है कि अगर आप यहाँ पे देखें, और इस सवाल में करा हुआ भी था, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर थे जब आप किसी इंटेंजिबल एसेट को नॉर्मली डेवलप कर रहे होते हैं। सही, जब आप नॉर्मली डेवलप कर रहे होते हैं तो ये कुछ प्रोसीजर्स आपके पास होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, चेक द कैलकुलेशन इन द एमोटाइज स्केड्यूल प्रोवाइडेड बाय द टीएल। जबरदस्त, मुझे एमोटाइजेशन की कैलकुलेशन देखूंगा तो एक्यूरेसी पता चल जाएगी। वेरीफाइड दैट द एमोटाइजेशन रेट्स अप्लाइड टू इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एंड एक्वायर्ड पैटर्न्स आर इन लाइन विद द टीआईएल अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, इन प्रोसीजर से अगर मैं देखूं तो सही है, लेकिन क्या मैं सिर्फ इंटेंजिबल की वैल्यूएशन पे यही प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं बच्चों। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन किस बेसिस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट के ऊपर क्या काम करता हूं मैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखता हूं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या देखता हूं, इनवॉइस वगैरह देखता हूं, क्या ये प्रोसीजर आ रहा है, क्या इस बच्चे ने प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है।
भाई जब आपने 100 रुपए के ऊपर ही काम नहीं करा तो एमोटाइजेशन पे कैसे काम कर सकते हो यार? ऐसा ही है बच्चों। इसके अलावा सिर्फ कॉस्ट और एमोटाइजेशन ही होती है, एक और चीज भी होती है बच्चों। क्या होती है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोसीजर तो आपको अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहा है, लेकिन आपको सोचना होगा कि यार वैल्यूएशन में सिर्फ हम ये थोड़ी करते हैं। एसेट की वैल्यूएशन में या इंटेंजिबल के एसेट की वैल्यूएशन में हम तो मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो प्रोसीजर्स किधर है, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहे। तो यहाँ तक बात समझ आ रहा है? तो वो प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। इसी तरीके से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए वो कह रहा है वेरीफाइड द रिकॉर्डेड अमाउंट इन द लेजर बाय क्रॉस रेफरेंसिंग देम विद द इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर। क्या इससे आपको, क्या कंपनी के एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि इस इंटेंजिबल एसेट पे कंपनी का राइट है? लेजर को जाके इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर में जाके देख रहे हैं तो क्या पता चल जाएगा कि इस पे कंपनी का राइट है? तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए क्या कर रहा होता हूँ प्यारे बच्चों में, मैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए इंटेंजिबल एसेट रजिस्टर जो मैनेजमेंट ने मुझे प्रोवाइड किया होता है उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करता हूँ और बैक एंड पे क्या देख लेता हूँ, उसके एग्रीमेंट्स देख लेता हूँ। ऐसा ही है। तो रिव्यू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रिलेटेड टू द टीआईएल्स इंटेंजिबल एसेट, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कंपनी के ऊपर राइट है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो सवाल आया 15 नंबर का है और बहुत से बच्चे इस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। और यहाँ हमारे पास बात आती है किस चीज की, यहाँ पे हमारे पास मसला आता है सेलेक्टिव स्टडीज का। क्या क्लियर है हम सारे? यहाँ मसला आता है सेलेक्टिव स्टडीज का, बिकॉज जब आप कोड ऑफ एथिक्स को बड़ा ही लिमिटेड लेके चलते हो और आप कहते हो कि स्टैटिस्टिक्स में इतना लिखा है तो मैं इतना ही पढ़ूंगा, तो फिर प्यारे बच्चों जब एग्जामिनर में ये सवाल आते हैं ना तो फिर आपके पास मसला होता है। सही है। You are a partner at a well-established audit firm. One of your audit client, Great Walt Limited, recently had its loan restructured by a bank. As part of the restructuring agreement, the bank waived a significant portion of the markup of the loan. Under the relevant tax laws, the waiver result in a taxable income. GFL CFO has approached your firm for advice on how to account for this markup waiver to avoid its tax liability. सही है। अब बच्चों ये सवाल अगर आप देखें कितने नंबर का है, 7 नंबर का, और वो आपसे सेफ गार्ड वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा। वो कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्कस द थ्रेड्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्टेड बाय दीज थ्रेड। कह रहा है कि मुझे थ्रेड बताओ और ये थ्रेड किन फंडामेंटल प्रिंसिपल को हिट करते हैं मुझे ये बता दो। क्या तक बात समझ आती है भाई? अब ये सिनेरियो अगर आप देखें, तो ये टैक्सेशन सर्विस का स्मार्ट हैंड आउट है। सही है। ये टैक्सेशन सर्विस का प्यारे बच्चों स्मार्ट हैंड आउट है। अगर मैं टैक्सेशन सर्विस में देखूं तो क्या ये टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन है? नहीं सर। क्या ये टैक्स कैलकुलेशन है? नहीं सर। ये किस चीज की बात कर रहा है? ये टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा है। सही, टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा है। और जब ये टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा है बच्चों, तो जब भी आप टैक्स प्लानिंग प्रोवाइड करते हैं तो इससे सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आती है? कि जब आप ही टैक्स प्लानिंग करके दे रहे हो और आप इसको रिव्यू कर रहे हो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। और आप ये चीज जो है ये आपके मैनेजमेंट के दरमियान नहीं है, ये चीज कल को आगे किसके सामने जाएगी? एफबीआर के सामने भी जाएगी बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कितने लोगों ने टैक्स प्लानिंग वगैरह पढ़े ही नहीं थे कोड ऑफ एथिक्स में बच्चों? कितने लोगों ने इसमें ये टैक्स सर्विसेज वगैरह पढ़ के नहीं गया जाते कोड ऑफ एथिक्स में? टैक्स प्लानिंग नहीं पढ़ा था। तो एक चीज अपने लिए अगले अटेम्प्ट के लिए आप बड़ा देखिए बच्चों, मैं आपसे अगर आपने 10 मिनट दें तो हम इसको कंप्लीट करते हैं पहले, और जब इसको कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद मैं आपसे है ना एक दो टेक्निक डिस्कस करता हूँ। सही, एक दो टेक्निक डिस्कस करता हूँ, इंशाल्लाह से बड़ा फायदा होगा कि हमारा पेपर है ना इंशाल्लाह पास हो जाएगा। सही है। पार्ट बी अगर मैं पढ़ूँ आपसे तो वो कह रहा है यू आर अ पार्टनर एट एन ऑडिट फर्म रिस्पांसिबल फॉर ऑडिटिंग द अफेयर्स ऑफ द नोवा मार्ट लिमिटेड, अ वेल नोन रिटेल चेन। सही है। द एनएमएल हैज बीन योर with your firm over a decade, and over time you have developed a close working relationship with ML senior management, particularly the CFO who was once of your colleague at another firm. Family and personal relationship आ गया बच्चों यहाँ पे। NML is currently under financial strain due to increased competition and a changing market condition. During the audit, your team discovered that NML has been aggressively recognizing revenue earlier than appropriate to boost its financial result. The CFO approached you privately, acknowledging the issue, but tasked if you can overlook this in the audit report, citing NML's need to show strong financial health to secure additional financing. The CFO also hints that the board of directors have lately been contemplating a change of audit firm. ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है बोर्ड भी कह रहे हैं कि यार हम ऑडिटर चेंज कर देते हैं। ये किस चीज की अलामत है? ये बोर्ड क्या कर रहा है बच्चों? तो एक सिनेरियो तो ऊपर अगर आप देखें पार्ट 1 में, तो इसमें तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, और फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप कितने किस्म के थ्रेड क्रिएट करती है। सही, कितने किस्म के थ्रेड क्रिएट करती है आपके ऊपर फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। और दूसरी चीज जो यहाँ पे अप्लाई हो रही थी वो इंटिमिडेशन थ्रेट थी कि वो क्लाइंट आपको धमकी दे रहा है, और धमकी दे रहा है तो है क्या मसला? लॉस ऑफ अ क्लाइंट है। और इंटिमिडेशन थ्रेट है भी क्यों? बिकॉज ये वेल नोन रिटेल चेन है। सही है, बहुत बड़ा रिटेल चेन है ये। सही, तो इसका मतलब इसके फीस भी ज्यादा होगी हमारे पास। तो यहाँ पे आके तो अब ये आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे आके उसने बड़ा स्पेसिफिकली आपसे पूछा कि यार मुझे बताओ इन सिनेरियोज को आप किस तरीके से कवर करोगे, सही है, इन सिनेरियोज किस क्या थ्रेट हो सकता है। तो भाई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में मेरे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है, सही है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में सेल्फ थ्रेट हो सकता है, इंटीमेशन थ्रेट हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे आके इंटीमेशन साफ साफ इंटीमेशन थ्रेट है। ये थ्रेट हिट किस चीज को करेगा बच्चों, जल्दी से बता दें, थ्रेट हिट किस चीज को करेगा। क्या मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ बच्चों, क्या मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। अच्छा, क्या अगर मैं मान जाता हूँ इस थ्रेट की वजह से, तो क्या इंटेग्रिटी मेरी सही है बच्चों, क्या इंटेग्रिटी सही है, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है, नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या मेरी कॉम्पिटेंस का मसला है, नहीं सर। तो किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हिट कर रहा है बच्चों, ये प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी को हिट कर रहा है बच्चों। अब तक मैं अगर आपसे जो मैंने डिस्कस करा है, अब तक जो मैंने आपसे डिस्कस करा है, उसमें अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ सवाल आपको ऐसे दिखे हैं, कुछ सवाल ऐसे दिखे हैं जिसके अंदर हमारे पास आइजाज की लिंकिंग थी, और लिंकिंग की वजह से हम उसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे। क्या आप एग्री करते हैं बच्चों। कुछ जगह ऐसी थी, लेट्स से कोड ऑफ एथिक्स वगैरह हो गया, जहां पे हमारे पास सिलेबस की कवरेज ठीक नहीं थी, जहां हमारे पास सिलेबस की कवरेज ठीक नहीं थी, तो वो मसला हो गया। कुछ सवाल ऐसे थे, लेट्स से मटीरियलिटी वाले, और वो इंटरनल ऑडिट वाले, और वो इनहेरेंट रिस्क वाले, जहां पे कॉन्सेप्चुअली हमारा मसला बहुत ज्यादा हो गया, सही है, कि हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर ही नहीं थे, हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि 110 से मटीरियलिटी अगर 90 मिलियन की हो रही है तो ये कौन से कॉन्सेप्ट को ट्रिगर कर रही है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है। रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट तो रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन पेपर में रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट को या रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी को पिक नहीं कर पा रहे बच्चों। को यहां तक बात समझ आती है। तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस बार जब आपने तैयारी करनी है तो सिर्फ चीजों को पढ़ना नहीं है। अगर रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट है तो उसके बारे में सोचना है, अगर रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी है तो उसके बारे में सोचना है, बराबर में न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशंस वगैरह करनी है आपने, सही है। इन सारी चीज किसी भी, अच्छा सबसे बड़ा मसला पेपर में क्या था पता है आपको। सबसे बड़ा मसला जो मैंने पेपर में फेस किया है ना, वो ये है कि इस अटेम्प्ट में रिक्वायरमेंट जो हमारे पास आई थी ना, वो बहुत ही जनरल आई थी। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मैंने यहाँ पे फेस करा है ना, वो ये करा था कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट एक तो काफी जनरल है, और इस बार रिक्वायरमेंट में जो इवेल्युएशन वाले वर्ड यूज हुए थे ना, कि जी इवेल्युएट करें और डिस्कस करें, ये जो चीजें इस बार इसने इस अटेम्प्ट में पूछी है ना, आज तक कभी किसी अटेम्प्ट में भी इतनी ज्यादा इसने नहीं पूछी। देखिए, आप कोई भी अटेम्प्ट का सवाल देख लें, वो आपसे कहता है फॉर एग्जाम्पल के ऊपर रिलेटेड पार्टी का सवाल होता है, और रिलेटेड पार्टी के सवाल में जब आपसे कहता है कि जी इवेल्युएट करें और मुझे ऑडिट प्रोसीजर बताएं, तो मैं आरपी का सिनेरियो पिक करता हूं, मैं कहता हूं इवेल्युएशन ये है, ऑडिट प्रोसीजर ये। इस सवाल के अंदर उसने जो वर्ड यूज करे कि जो अपर मैटर को इवेल्युएट करे और उसी के बेसिस पे मुझे ऑडिट प्रोसीजर बताएं, सही है, या डिस्कस करें इनहेरेंट रिस्क को और कंट्रोल रिस्क को। अब तक वो आपसे क्या पूछता आता था, अब तक वो आपसे पूछ के आता था कि जी मुझे इन द अबव सिनेरियो ऑडिट रिस्क बताएं और उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर बताएं। इस बार उसने कहा कि नहीं भाई, इस रिस्क को बाइफरकेट करें, किसमें, इनहेरेंट रिस्क में और कंट्रोल रिस्क में। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर है बच्चों, ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आती है बच्चों। यार उस्मान देखें, अगर हम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ना, तो एक्सपेक्ट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आसान भी पेपर आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है। मेरी नजर में अगर आप मुझसे ऑनेस्टली एक बात समझेंगे ना, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली एक बात समझेंगे, और मैं बड़ा क्लियर आपसे कह रहा हूँ, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, देखिए बच्चों, पढ़ने की है ना, स्टूडेंट के एस्पेक्ट से है ना, दो अप्रोच होती है। क्या तक बात समझ आती है। ये अगर ये चीज आप समझ गए ना मेरे से, तो इनशाला आप जिंदगी भर कामयाब रहेंगे। स्टूडेंट के एस्पेक्ट से दो अप्रोच होती है। पहली चीज, स्टूडेंट को आप चीजें है ना आसान कर दें, मतलब आसान पढ़ाएं, सिंपल पढ़ाएं, वो वाले सवाल करा दें जो कि इररेलेवेंट है। अब मैं फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के ऊपर 50 सवाल करा दूं, 50 क्वेश्चंस करा दूं थ्योरी बेस्ड। जब वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको मजा आएगा बच्चों, आसान लगेगा ऑडिट, आपको आसान लगेगा, सही है। अगर मैं इस तरीके के सवाल करा दूंगा और पिछले 20 अटेम्प्ट के और 25 अटेम्प्ट के और 50 अटेम्प्ट के सवाल करा दूंगा और इस तरीके के सवाल होंगे, तो आपको बड़ा आसान लगेगा। और जब आसान लगेगा तो एट दी एंड जब आप पेपर के वक्त मौजूद होंगे या जब रिवीजन के वक्त मौजूद होंगे, तो यहां पे फिर आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा ही है बच्चों। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच ये है कि आप डिफिकल्ट लेवल को आज लेकर आ जाए। समझ आ रही है बात। आप जो है वो डिफिकल्ट लेवल को आज लेकर आ जाए, आज आप डिफिकल्ट लेवल पे करें, और इससे इंशाल्लाह फायदा क्या होगा कि जब आप पेपर पे आएंगे ना, तो पेपर पे आपको चीजें इजी दिखेंगी। मैं जिस अप्रोच से पढ़ाता हूं बच्चों, वो ये वाली अप्रोच है। आपको ऑडिट मुश्किल लगेगा, जब आप मुझसे ऑडिट पढ़ेंगे चीजें आसान नहीं लगती। देखिए मैं आसान क्या कर सकता हूं, मैं आसान आपके लिए बुक कर सकता हूं, मैं आसान आपके लिए हैंड आउट कर सकता हूं, सही है,
मैं आसान आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आसान आपके लिए लिंकिंग कर सकता हूं। जब आपको लिंकिंग, लॉजिक और ड्राफ्टिंग, ये चीजें जब आपको आसान लगने लग जाएंगी तो आप यकीन करें पेपर में आसानी है। लेकिन इन चीजों को समझने में आपको मुश्किलात पेश आएंगी, ये बात समझेगा मेरी बात को, खुदा का वास्ता है। इन चीजों को समझने में आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स भी लगानी पड़ेंगी, आपको कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए होगी, आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। क्योंकि मैं कोई ऐसे तो नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई थीसिस तो नहीं पढ़ा रहा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक पढ़ के आप कह रहे हैं कि यार ये टॉपिक फला से भी लिंक हो रहा है, तो आपके जहन पे जोर आ रहा होगा। ये जहन पे जब जोर आ रहा होगा तो डिफिकल्टी लेवल है, सही है यार। इसको ड्राफ्ट भी करना है, या 40 सवाल ड्राफ्ट करना है, या 50 सवाल ड्राफ्ट करना है, जहन पे जोर आ रहा होगा, मेहनत करनी होगी, सिस्टमेटिक वे में जाना होगा, डिसिप्लिन वे में जाना होगा। तो ये आज अगले 3 महीने आपको मुश्किल लगेगा, सही है, लेकिन पेपर के वक्त आपको बहुत आसानी होगी, हमेशा याद रखेगा। सेकंड चीज, हमेशा सोचिएगा, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, सही है, क्या ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से या अपने कलीग से आप बात कर सकते हैं? क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूँ, या वो जो बातें बोल रहा होगा, वो जो कॉन्सेप्ट या टेक्निकल बातें कर रहा होगा, वो मेरे समझ में आ रही होंगी, कौन से आइजाज ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, वो बातें समझ में आ रही होंगी। मैं ये न्यूज़पेपर पे अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ के ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है इससे ये ऑडिट के मसले हो सकते हैं। सर ये सारी चीजें है ना आपको डिटरमाइन करेगी कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं भी या नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो कोशिश करनी है कि एक अप्रोच वो होती है इजी के चक्कर में, और इजी के चक्कर में ना बच्चों का अपने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी अप्रोच ये होती है कि भाई आपके दिमाग पे थोड़ा जोर दिया जाए, सही है, आपके दिमाग पे थोड़ा जोर दिया जाए कि ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ से आ रही है भाई, ये चीज जो है। और अगर आपने दिमाग पे जोर दे दिया और वो टेक्निक और वो कॉन्सेप्ट और वो लिंकिंग और वो लॉजिक अगर आपको समझ आ गई ना, आप यकीन करें ऑडिट आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा बच्चों। हंसी भी सारी चीजें आपने नहीं सोचनी कि एक चैप्टर के कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। ये जो मैं आपसे कह रहा था ना ऊपर, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो स्मार्ट प्लान था हमारे पास, स्मार्ट प्लान था जो हमारे पास, उस स्मार्ट प्लान को आपने फॉलो करना है। बाकी सारी चीजें हमारी तरफ से कम्युनिकेट होंगी आपको। क्या तक बात समझ आती है? आपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट प्लान फॉलो करना है। आपने कोई क्वेश्चन पेपर नहीं ढूंढना है, आपने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को अगर अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से फॉलो कर लिया, किस चीज को? इस स्मार्ट प्लान को। इस स्मार्ट प्लान को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे, आज से फॉलो कर लेंगे, तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से है ना, ये टेस्ट वगैरह हमारी तरफ से, मॉक हमारी तरफ से, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारी तरफ से है, इनके अंदर जो पास पेपर्स आ रहे हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारी तरफ से, तो वो हमारी तरफ से सारी। आपने सिर्फ और सिर्फ बैठ के थोड़ा सा, मेरी सजेशन आपको ये होगी, जब आप लेक्चर देख रहे हो ना, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो बहुत डिसिप्लिन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। तो ये बात हो सकती है, कितना कर सकते हैं आप? जब आप एक लेक्चर देख रहे हैं तो उसको बड़ा डिसिप्लिन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। अगर आपने लेक्चर को बहुत ही डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि बिकॉज ये कोई कोई ऐसे नहीं चल रहा होगा, कोई मूवी नहीं चल रही होगी, सही है, ये बहुत, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज आपस में लिंक होती है, और वो लिंकिंग अगर आपके समझ में आती रही। और ऑडिट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, पुरानी पुरानी चीजें और लिंक होती रहेंगी। तो मैं तभी आपसे कह रहा हूं एक काम कर लें, लेक्चर को बड़ा ही डिसिप्लिन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेना, सही है। इस लेक्चर के अंदर आपको पास पेपर्स भी दिखेंगे, इस लेक्चर के अंदर आपको टेस्ट भी देखेंगे, इस लेक्चर के अंदर आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिखेंगे। मेरी सिर्फ इकलौती सच ये कर ले, इंशाल्लाह 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 पेपर पास। सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट लेक्चर्स एज पर प्लान देखना है। देन हो गया। जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे ना बच्चों, तो इस लेक्चर्स के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट्स, पास पेपर्स, ड्राफ्टिंग, लॉजिक और लिंकिंग, इस एक लेक्चर के अंदर, मतलब इस किसी भी टॉपिक के लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड होगी। जब कवर्ड हो जाएंगी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने करना है कि बुक से जिसके अंदर डिटेल्ड नोट्स भी हैं, जिसके अंदर समरी भी है, और जिसके अंदर स्मार्ट हैंड आउट भी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि दूसरा काम आपने बुक को अच्छे से रीड करनी है। देखिए मैं आपसे ये कह सर स्मार्ट हैंड आउट काफी है या फिर साथ साथ बुक भी ले? भाई बुक अब आप अपने पढ़नी है, बुक के अंदर तीनों चीजें और तीनों चीजें पढ़नी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अब मैं आपसे ये, अब ये कोई ना बोले कि सर मैं ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, भाई किताब पढ़नी है और किताब के अंदर जो कुछ है सारा पढ़ना है। तभी इसी वजह से मैं पूरे 2 महीने जो ख्वार हो रहा हूँ इस किताब के ऊपर, इसी वजह से हो रहा हूँ, सही है। बिकॉज ये आसान काम नहीं है कि इतने बड़ा आइजर 240 के हैंड आउट को इस तरीके से 3 पेज पे आपके लेके आना। समझ आ रही है बच्चों?
अब ये हमारे पास आइजा 580 रिटर्न, अब इसके अगर आप स्मार्ट हैंडआउट देखेंगे तो ठीक ठाक स्लाइड्स हैं इसकी, सही है, लेकिन इसको मैं किसी तरीके से करके 2 पेजर पे आपके लिए लेकर आ गया, तो ये भी पढ़ना है, जो किताब में लिखा आ रहा है वो भी पढ़ना है। दूसरा काम, जब आपने किताब पढ़ ली तो फिर तीसरा काम आपने क्या करना है, खुद से ओन लिखना है। क्या लिखना है, पूरा आइजा लिखना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है ना आपने खुद से लिखना है। बच्चों जब आप खुद से लिखेंगे ना तो आप कहेंगे यार मैंने क्या लिखा है, सही है, मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, और हमारे टीचर ने क्या लिखा है, और इन दोनों जगह पे मेरे कहाँ कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है? ये डिफरेंसेस आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जहां बच्चों डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हो जाए, चौथा काम आपने ये करना है कि जो पास्ट पेपर्स आप ऊपर अटेम्प्ट कर चुके थे, जो मेरे लेक्चर्स ले चुके थे, चौथा काम आपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं जो कि आपको बुकलेट मिली हुई होगी, इसके अंदर सारे कंपाइल क्वेश्चंस होंगे, उन पास्ट पेपर्स को आपने खुद से ड्राफ्ट करना है। इसके अंदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो अगेन आपने क्या काम करना है कि यार स्टूडेंट ने, मतलब मैंने ये लिखा है और हमारे टीचर ने ये आंसर लिखा है, कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? और पांचवा आखिरी काम आपने क्या करना है, मेरी बात सुन लें, हमेशा कामयाब रहेंगे। पांचवा आखिरी काम आपने क्या करना है, आपने कहना है इन जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी मिस्टेक्स आपकी हुई हैं, उन सबको एक पेज पे आपने जॉट डाउन कर लेना है। समझ आती है बात? आइजा 300 का एक डॉक्यूमेंट बनाया और आपने कहा आइजा 300 पे मुझसे ये सारी मिस्टेक्स हुई हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उन सबको आपने एक जगह पे जॉट डाउन कर देना है। बच्चों खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आपका आपकी तैयारी यहां पे कंप्लीट नहीं है ना, ये तो पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, सही है, ये मैंने करवाना है ना, ये मैंने करवाना है। आपकी तैयारी कहां पे खत्म हो रही है बच्चों? आपने क्या करना है जल्दी से बता दें। स्टेप 2 भी करना है, स्टेप 3 भी करना है, स्टेप 4 भी करना है, स्टेप 5 भी करना है। मुझे समझ आती है मेरी बात? हम क्या करते हैं, हम स्टेप 1 पे आके फुल स्टॉप लगा लेते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। स्टेप 1 मैंने करवाना है, स्टेप 2 3 4 5 ये किसने करना है बच्चों? स्टेप 2 3 4 5 किसने करना है बच्चों? ये आपने करना है, सही है, ये आपने करना है, ये आपने करना है। और जहां आपका ये स्टेप 5 खत्म हो जाएगा ना कि भाई ये मिस्टेक आपने जॉट डाउन कर ली है, उसके बाद फिर छठा स्टेप आएगा जहां पे आपके टेस्ट, मॉक्स और ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये हो रहे होंगे। और फिर आपने देखना है कि यार मैंने तो आइजा 550 में ये करा था और आइजा 550 में मेरी ये मिस्टेक्स थी, आज मेरा आइजा 550 का टेस्ट होने जा रहा है, देखता हूं मुझसे वो मिस्टेक्स रिपीट होती है कि नहीं होती। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो पहला स्टेप और छठा स्टेप सिर्फ करेंगे तो बच्चों पेपर पास नहीं होगा ना। पहले और छठे स्टेप के बीच में जो 4 स्टेप है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और आप ये किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर लें, आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर लें, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे तो आप लाजमी पास होंगे। अनफॉर्चुनेटली बच्चे के ये स्टेप मिसिंग है। समझ आ रही है बच्चों? ये कर लोगे? और कोई सवाल मेरे बच्चों? बिल्कुल कर लें, बिल्कुल कर लें बच्चों, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल कर लें। एडिशनल पास पेपर क्वेश्चन जो है वो जो आपको मैंने स्मार्ट प्लान में बताया कि हमारे पास जो ये टेस्ट आ रहे होंगे तो इसके अंदर ये सारे सवाल और आंसर अपलोड हो रहे होंगे और टीए आपके पेपर को चेक कर रहा होगा। जितने आइजाज हो चुके हैं उसकी पीडीएफ बुक मैंने ग्रुप पे अपलोड, न्यू बुक हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड तक आ जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और वो बहुत फायदा करेगी आपको। तो बस अब इसकी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि अगर स्मार्ट प्लान को आपने लास्ट में फॉलो कर लिया, पोर्टल पे तो आज आपके पास सारे लेक्चर्स आ रहे हैं ना, अगर आपको इस स्मार्ट प्लान के अलावा अपना कोई अपना स्मार्ट प्लान बनाना है आप बना लें, कोई मसला नहीं है। बच्चों कुछ सेशन से फायदा हुआ, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी समझ में आई, थोड़ी बहुत गलतियां समझ में आई कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। चलिए बच्चों कोशिश करिएगा गलती को रिपीट ना करिएगा, हिम्मत ना हारिएगा, सही है, थोड़ी सी ज्यादा मोटिवेट रहिएगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करिएगा, उस डायरेक्शन में मेहनत करिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि यार रिजल्ट मिलेगा, सही है। जो चीज लास्ट टाइम लैक हो गई थी कोशिश करिएगा इसको इस बार ओवरकम करिएगा। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, अगर सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वे में पढ़ लोगे ना बच्चों तो इंशाल्लाह पास कर जाओगे। अपना बेहद ख्याल रखना बच्चों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।